आज बच्चे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो भूमिका क्या है देख लेते हैं इसमें। कह रहे पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे क्या कि x + 1 = 0। यहाँ पर देखिए केवल एक चर x प्रयुक्त हुआ है। सेम इसी प्रकार से x + √2 = 0, यहाँ भी एक चर प्रयुक्त हुआ है। √2x + √3 = 0, यहाँ पे आप कहोगे कि एक चर y प्राप्त हुआ है, यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। एक चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण हैं। आप यह भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय अर्थात एक और केवल एक हल होता है, यानी सिर्फ एक, ओनली वन। आपको संभवतः यह भी याद होगा कि एक संख्या रेखा पर हल को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों पर पुनः विचार करेंगे और उनसे संबंधित ज्ञान का दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पर लागू करेंगे। यहाँ हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे: क्या दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक हल होता है? यदि हाँ, तो क्या यह अद्वितीय होता है? कार्तीय तल पर हल किस प्रकार दिखाई पड़ता है? इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए हम इस अध्याय में बताई गई कल्पनाओं संकल्पनाओं का प्रयोग करेंगे। रैखिक समीकरण। आइए पहले हम यह देखें कि अभी तक आपने क्या क्या अध्ययन किया है। आइए हम निम्नलिखित समीकरण लें। यहाँ पे 2x + 5 = 0 है, तो क्या यह रैखिक समीकरण है? तो देखिए पहचानने का तरीका क्या है। इस समीकरण में चर कौन सा प्रयुक्त हुआ है? आप कहोगे चर x प्रयुक्त हुआ है। हम कहेंगे केवल x, आप कहोगे हाँ केवल x। हम कहेंगे जो चर प्रयुक्त हुआ है उस चर की घात क्या है? आप कहोगे 1। ठीक, अब आगे समझिए ध्यान से बच्चे। यदि जो प्रयुक्त चर है उसकी घात 1 हो, घात कितनी हो? 1 हो, तो हम कहेंगे जो समीकरण है वह रैखिक समीकरण है। समीकरण कैसा होगा? रैखिक। यदि जो चर प्रयुक्त हुआ है समीकरण को लिखने के लिए उसकी घात कितनी हो? 1। देखिए बच्चे, इसका हल जो समीकरण पीछे दिया गया था, अर्थात समीकरण का मूल -5/2 है। इसे संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है जैसा कि नीचे की आकृति में दिखाया गया है। या ऐसे मान लो बच्चे, जैसे आप संख्या रेखा पर -5/2 को निरूपित करते हो। एक संख्या रेखा है, -5/2 कहाँ पे होगा? आप सबको पता है, आपने क्लास 6 में दिखाया होगा, 7 में दिखाया होगा और पीछे की क्लासों में भी दिखाया होगा। ठीक है, और संख्या रेखा पर आपने क्लास 9 में भी संख्याओं को दर्शाया है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे -5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने में समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, नहीं आएगी। एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। देखिए कौन कौन सी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे जो आप नीचे बताने वाले हैं। ठीक है, तो समीकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्या, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं? देखिए समीकरण में देखिए इक्वल का एक चिन्ह लगा होता है, आपको मालूम है। इक्वल के चिन्ह के बाईं तरफ, जैसे मान लो कोई समीकरण हम ले लेते हैं, 2x + 3 = 0 लिखा गया है। ठीक, अब दोनों तरफ हम कुछ संख्या जोड़ देते हैं। चलो +2 जोड़ दिया, इधर भी +2 जोड़ दिया, तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या घटा दें हम तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से है दूसरा, समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए। शून्येतर का मतलब है शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या का हम गुणा कर दें या भाग कर दें दोनों साइड्स में, तो भी समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, आपके पास एक समीकरण है 2x + 3 = 0।
अब इस समीकरण मान लो कि हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 4x प्लस 6 बराबर 0। अब भी समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल देखने से इसका रूप बदला हुआ लग रहा है। देखने से इसका रूप बदला हुआ लग रहा है, लेकिन समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक, या ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कोई सौंदर्य प्रसाधन जो आता है, जैसे कोई क्रीम होता है, ठीक है, जो आदमी को सुंदर बनाता है, तो क्या उसे लगाने से आदमी बदल जाएगा? आदमी नहीं बदलेगा, केवल उसके रूप में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगी, वो देखने में कुछ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होगी उसमें। सेम इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं या भाग करते हैं, तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल ध्यान देना है कि जब भी हम गुणा या भाग करने की बात करेंगे, गुणा या भाग करने की बात करेंगे, तो वहाँ पे कोई शून्येतर संख्या होनी चाहिए, यानी शून्य ना हो। जिस संख्या से हम गुणा या भाग करेंगे वह संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो। कह रहा आइए हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। तो विचार करने के लिए कह रहा है, नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए हैं। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ना कि कह रहा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, अब देखिए बच्चे, मैच तो जानते ही हो आप लोग, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच क्या होता है? एक दिवसीय मैच क्या होता है? ऐसा मैच जो एक दिन में समाप्त हो जाए, यानी जो अभी 50-50 ओवरों का मैच होता है, ठीक है, वह आपका एक दिवसीय मैच कहलाता है। और जो फिर 20 ओवरों का होता है 20-20 मैच कहलाता है। और जो मैच 5 दिन तक चलता है वह एक टेस्ट मैच कहलाता है। ठीक, तो एक दिवसीय मैच कितने ओवरों का होगा? 50-50 ओवरों का होगा। तो दो बल्लेबाज हैं, ठीक है, भारतीय टीम के, उन्होंने मिलकर 176 रन बनाए हैं। कितना रन बना दिया है? 176 रन बनाया है। लेकिन अभी हमें नहीं मालूम है कि किस खिलाड़ी ने कितना रन बनाया है। देखिए बच्चे, हमें नहीं मालूम है कि किस खिलाड़ी ने कितना रन बनाया है, तो हमारे पास समस्या है। हम क्या करें, हमें नहीं मालूम है। हो सकता है एक ने 100 रन बनाया हो, एक ने 176 रन बनाया हो, या हो सकता है दोनों ने बराबर बराबर रन बनाया हो, या हो सकता है एक ने 0 रन बनाया, अक्को रन ना बनाया हो, और एक ने 176 रन अकेले बना लिया हो। ठीक, तो जब भी यहाँ पे समस्या आए, हम ये निर्धारित ना कर सके कि किसने कितना रन बनाया है, तो हम प्रत्येक को एक चर मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक द्वारा बनाए गए रनों को एक चर से प्रदर्शित करेंगे। मान लेते हैं पहले खिलाड़ी ने x रन बनाया है और दूसरे खिलाड़ी ने y रन बनाया है। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं। मिलकर बनाने का मतलब दोनों के रनों का योगफल, योगफल का मतलब प्लस कर दिया हमने, बराबर हो गया आपका 176। देखिए सेम बात यहाँ पे लिखी गई है वही। ठीक है, जो भी हमने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे है। जब भी कोई चीज़ हमें ना मालूम हो, जैसे हमें नहीं मालूम है किसने कितना रन बनाया है, 2 लोग हैं, तो एक का हमने x मान लिया, दूसरे का y मान लिया। 3 लोग होते तो एक का x, दूसरे का y और तीसरे का z मान लेते हम लोग। या आप अपनी तरफ से कोई भी चर मान लो, STU, VWXYZ कुछ भी मान लो, ये आपके ऊपर है। तो लेकिन हम अधिकतर x और y ही मानते हैं जब भी 2 चर की बात हो। अब आगे देखते हैं, यह 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है जो ऊपर दिया गया है। यह परंपरा रही है कि इस प्रकार के समीकरणों के चरों को x और y से प्रकट किया जाता है। परंपरा रही है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही करें, इसको बदला भी जा सकता है, परंतु अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण ये है। देखिए यहाँ पे s और t का प्रयोग किया है, किसका किसका? ST का, u v के अलावा। यहाँ पे PQ का प्रयोग किया है, UV का प्रयोग किया है, और यहाँ पे XY का प्रयोग किया है। ठीक है, आप कोई भी चर प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रयास करो कि आप x और y ही लीजिए। ठीक है, x और y थोड़ा सा कहने में भी अच्छा लगता है
और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक, इस वजह से, और कोई कारण है नहीं दूसरा। अब देखिए बच्चे, आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है, क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ध्यान दीजिए कि आप इन समीकरणों को क्रमशः वही चीज़ें लिखी गई हैं पीछे के जो भी हैं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब, एक साइड में जीरो आप कर देंगे और सभी चीज़ों को जो प्रयुक्त चर हैं या अचर हैं उसको अलग साइड में रख लेंगे हम लोग। अब देखिए, उस समीकरण को किस रूप में लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप देखिए यहाँ पे जो इक्वल का चिन्ह है इसके दाहिनी तरफ जीरो है। ठीक है, अक्सर हम इसी रूप में समीकरणों को व्यक्त करेंगे, यानी जो भी चर होंगे या अचर होंगे सबको बाएं तरफ लिखेंगे और इक्वल के साइन के दाहिनी तरफ हम लोग जीरो का प्रयोग करेंगे। जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। परमेय और अपरमेय मिलके कैसे बनती हैं? वास्तविक संख्या बन जाती है आपकी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन शामिल होगा? परमेय संख्याएं शामिल होंगी और अपरमेय संख्याएं शामिल होंगी। जहाँ ए और बी दोनों शून्य नहीं है, ए और बी क्या है? दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर ए और बी शून्य नहीं है तब हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कह रहे हैं, नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। क्या बोलिए? तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे? यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है? 4.37। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखना है। तो हम दाहिनी तरफ जीरो को रखना है और सबको बाएं तरफ ले आना है। तो बाएं तरफ ले आओ सबको। देखिए यहाँ पे कैसे लाएंगे हम लोग। 2x प्लस 3y तो ऑलरेडी पहले से बाएं तरफ है। अब 4.37 दाहिनी तरफ है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदलता है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, जिसको हम लोग पक्षांतर करना भी कहते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो -4.37 यानी 4.3, ये दशमलव है बच्चे। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा? ये जीरो। अब देखिए ए के स्थान पर क्या है? ए के स्थान पर आप कहोगे कि एक्स का गुणांक ए है, तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर 2। बी क्या है? वाई का गुणांक है, आप कहोगे बी बराबर कितना है? 3। सी क्या है? अचर पद है, आप कहोगे सी बराबर क्या है? -4.37। क्या है? 4.37 माइनस में। तो ये तरीका है आपका समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखने का, जहाँ पे एक्स के गुणांक को हम ए कहेंगे, वाई के गुणांक को बी कहेंगे और जो अचर पद होगा उसे क्या कहेंगे? सी कहेंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए बच्चे। सेकंड पार्ट क्या है? दिया गया है एक्स -4 इक्वल टू √3y। सबको बाईं तरफ कर दो आप। तो एक्स √3y को बाईं तरफ आप लाओगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा √3, एक मिनट, √3y। 4 तो बाईं तरफ है ही, रहने दो, बराबर 0। अब x के गुणांक को एक कहेंगे, हम ए कहेंगे। x का गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं दिख रहा है x के साथ में, तो हम लोग कहेंगे कितना है? जब भी कुछ नहीं दिखे हम लोग +1 मान लेंगे। b क्या है? y का गुणांक, b बराबर क्या है? माइनस में √3। आप देख रहे हो y के साथ में क्या है? माइनस में √3 है। और अचर पद जो होता है c होता है और एक किसके बराबर है? -4 के बराबर है। तो सेम इसी प्रकार से दो और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। देखिए फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है? फोर्थ पार्ट में 2x इक्वल टू क्या है? y। 2x इक्वल टू क्या है? y। इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब देखिए, अगर आपको ए बी सी की बात करें, ए कहोगे आप 2 है, ए बराबर 2। बी बराबर क्या कहोगे आप? बी बराबर -1। और देखिए सी
अचर पद तो है ही नहीं इसमें। तो जो पद ना हो अचर, जैसे अचर पद यहाँ पे सी होना चाहिए, है नहीं, तो सी को क्या कहेंगे हम लोग? जीरो कहेंगे। सी को क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। या यहाँ पे आप प्लस जीरो लिख सकते हो। प्लस क्या लिख सकते हो? जीरो। यहाँ पे आप प्लस करो और ए जीरो। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का हो गया है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो आपको यहाँ पे केवल एक ही चर दिख रहा है प्रत्येक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में भी। इसमें भी एक चर दिख रहा है एक्स, यहाँ पे एक चर वाई, यहाँ पे एक चर एक्स और यहाँ भी एक चर वाई। लेकिन आपको दो चर के रूप में लिखना है, तो देखिए जो भी चर ना हो उसे हम लिखेंगे अपनी तरफ से। और कैसे लिखेंगे देखिए, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। यक्स है, वाई नहीं है। वाई जब नहीं है तो जीरो गुणे वाई लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? जीरो गुणे वाई बराबर क्या है? -5। ये हो गया आपका आंसर। ये अगर आप चाहो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है, तो -5 को बाईं तरफ आप ले आओ, तो प्लस में 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो चर ना हो उसके पहले जीरो का गुणा करके हम उस चर को लिख सकते हैं। जैसे इसमें y नहीं था, तो y के पहले हम जीरो गुणे y लिख सकते हैं, यानी 0y। ऐसे सेकंड में क्या करेंगे हम लोग? y है, x नहीं है, तो 0x लिखेंगे यहाँ पे, प्लस y बराबर 2 लिख दिया हमने। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही। शेष दो आप लोग स्वयं से करोगे, शेष दो को आप स्वयं से करोगे। हाँ, अगर मानक रूप में लिखने के लिए कहेगा तो आप क्या करो? 0x प्लस वाई, दो को बाईं तरफ ले लो आप, बराबर 0। क्योंकि दो बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी दाहिनी तरफ कैसे है? प्लस में है। तो इस रूप में अब आप लिख सकते हो। तो आप दोनों, आपके पास दो तरीका लिखने के, चाहे ऐसे लिख लो चाहे दूसरे वाले तरीके से आप लिख लो, दोनों ही तरीका सही है। अब देखिए बच्चे, ये है आपका प्रश्नावली 4.1। कह रहा है एक नोटबुक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें संकेत क्या दिया है? कह रहा है मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? x बराबर क्या लिख देते हैं? y। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, आपको नोटबुक को क्या मानने के लिए कहा है? x। कलम को क्या मानने के लिए कहा है? y। अब कौन दो गुना है? जो दो गुना है उसकी तरफ दो का गुणा नहीं करेंगे हम, दूसरी तरफ दो का गुणा करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। अभी इक्वल तो है नहीं, एक्स वाई है नहीं हमने, लेकिन इक्वल का चिन्ह किया, ठीक, इक्वल किया है, तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम? दो का गुणा करेंगे कलम की तरफ, क्योंकि नोटबुक तो दो गुना गुणा है ना, नोटबुक की कीमत दो गुनी है कलम से, तो दो का गुणा अगर वाई में कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा ये। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटी छोटी संख्या लेके दो। जैसे मान लो नोटबुक की कीमत आपके पास है 4 रुपये है, तो कलम की कीमत कितने रुपए है? 2। तो क्या क्या 4 2 के बराबर है? नहीं है। अभी दो का गुणा करेंगे तो बराबर आएगा, क्योंकि दो गुना, दो का दो गुना है 4, तो दो का गुणा इधर कर देंगे हम तो भी 4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम नोटबुक की कीमत को 6 रुपये मान लेते हैं, तो पेन की कीमत कितने रुपये आएगी? 3, क्योंकि 3 का दो गुना 6 होना चाहिए। नोटबुक की कीमत कितनी होनी चाहिए? 2 गुनी होनी चाहिए। अगर पेन की कीमत 3 रुपये है तो नोटबुक की कीमत कितनी रुपये है? 6। लेकिन हमने इक्वल का साइन किया था, तो इक्वल तो अभी गलत हो गया। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दो गुना था तो दो का गुणा कर दिया, बराबर हो गया। ठीक, तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे चर की बात हो रही थी तो चर में हमने लिख दिया x बराबर 2i। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको सवालों को करेंगे, एक सवाल मैं बता देता हूँ। एक क्या? 2 3, 2 2 ठीक है।
देखिए पहला कौन सा है, ये सेकंड पार्ट बताएंगे हम। सेकंड पार्ट आप ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या, x माइनस वाई बाई 5 माइनस में 10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा 5, तो गुणा करेंगे 5x हो जाएगा माइनस वाई माइनस में 5 दहा में 50 और ये बराबर क्या रहेगा 0। अब 5 भी दाहिनी तरफ आएगा तो 5 भी मिलके 0 हो जाएगा। देखिए 5 का जब इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5x माइनस वाई माइनस में 50 और ये बराबर 0। अब यहाँ से आप a, b और c बता सकते हो। ये जो होता है x का गुणांक होता है, यानी a बराबर कितना आएगा, a बराबर आप 5 लिखोगे, b बराबर -1 लिखोगे जो कि y का गुणांक होता है, और c बराबर कितना है माइनस में 50। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब आपसे कह रहा है कि पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, यानी x है नहीं हमारे पास, तो x को हम अपनी तरफ से लाएंगे। कैसे लाते हैं आपको बताया गया है, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख के बता सकते हो, a की जगह पे क्या है 0 है, b की जगह पे +1 है, a की जगह पे क्या है 0, यानी a बराबर 0 आएगा आपका, a बराबर 0। b की जगह पे -1 है, माइनस नहीं +1 है, +1 चूँकि y का गुणांक प्लस में 1 है, और अचर पद जो है c बराबर क्या है -2। अचर पद c क्या है -2 है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई है। अब शेष सवालों को आप स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं आता है तो आप सवालों को पूछ सकते हो। तो जब भी सवालों को आप सॉल्व करना शुरू करो बच्चे, या वीडियो को देखना शुरू करो, तो आप एक कलम कापी, अगर आपके पास बुक है तो बुक भी लेके बैठ जाओ। नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया गया है बुक का, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बुक ही हो, अगर बुक नहीं तो भी चलेगा। तो जब भी आप सवालों को देखिए, जब तक समझाया जाए एग्जाम्पल या कोई सिद्धांत बताया जाए, तब तक आप वीडियो को देखिए। फिर जब सवालों को बताना शुरू करें हम, तो उससे पहले, सवालों को देखने से पहले सॉल्यूशन इसका आप स्वयं से हल करने का प्रयास करो इसे, और नहीं आता है तब आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, या सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आप देखने का प्रयत्न करो, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, ऐसा नहीं कि दो आप शुरू किया और छोड़ दिया इसको, अब देखा ही नहीं इसको। तो जब भी वीडियो को देखिए पूरा देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, तो आप 2 बार में या 3 बार में देख सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही। हम कल पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल।